हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। इस वीडियो में हम सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए, एस्टेट एग्ज़ाम के लिए, जो आपके बिहार में शिक्षक नियमावली के अनुसार नई भर्ती आपकी सुपर टेट की आने वाली है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और साथ ही आप जानते होंगे कि यूपी और बिहार में आपका बीएड का एंट्रेंस होने वाला है, उन सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये सीरीज़। तो इसमें हम सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकती है यदि। पहला ऑप्शन है, छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिए जाए। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन बी, छात्र अधिगम शिक्षण द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो। सी है, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए। ऑप्शन डी है, शिक्षण अधिगम को निर्देशित करें। तो बताइए इसमें से सही उत्तर आपको क्या लग रहा है। तो देखिए, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है आपका, छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिए जाए, ये आपकी शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाती है। शिक्षण यानी क्या, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कौन सी ऐसी विधि होगी जो शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाएगी। तो जब हम छात्रों को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करें, वे उसे आसानी से सीख लेते हैं। इसीलिए इसे करके सीखने की विधि को प्रभावित करने वाले शिक्षण माना जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो आपका वो सही हो जाएगा। स्वयं जब छात्र किसी कार्य को करेगा तो उसको ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी सीख लेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण प्रभावी हो सकती है यदि। ऑप्शन ए है, कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। बी है, कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। सी है, दोनों शिक्षण निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन कार्य में लिए जाएं। ऑप्शन डी है, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का प्रयोग किया जाए। तो बताइए इसमें से सही आंसर आपको कौन सा लग रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, शिक्षण प्रभावी हो सकती है यदि। इसमें से कौन से स्टेप आप उठाएंगे तो कि आपके शिक्षण प्रभावी हो जाएगी। देखिए, ऑप्शन डी क्या कह रहा है आपका, छात्र केंद्रित। तो ये एक आपका ट्रिक है, जहाँ पे भी ऑप्शन में आपको छात्र केंद्रित दिखे, शिक्षण आपका छात्र केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि छात्र को उसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, जो भी शिक्षण विधि आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें छात्रों का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, तभी वो प्रभावी बनेगी। छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रिया विधियों का उपयोग करेगा, तब जो होगा शिक्षण बहुत ही प्रभावी माना जाएगा। छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधि का प्रयोग करके शिक्षण प्रभावी हो सकती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो एक उत्तम कक्ष शिक्षक कौन हो सकता है। ऑप्शन ए है, छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। ऑप्शन बी है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। तो एक उत्तम कक्ष शिक्षण कैसे प्रभावी होगा। तो देखिए, यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहे हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन देखिए, छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। छात्रों की जो जिज्ञासा है, उनको क्या जानने की इच्छा है, जिज्ञासा मतलब उनको क्या जानने की इच्छा है, उसको फोकस करता है। छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। तो जब छात्रों को संवाद करेंगे, छात्र संवाद करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, आपस में मिल मिलाप के डिस्कशन करेंगे, तब कक्षा का जो शिक्षण होगा वो प्रभावी बनेगा। छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित किया जाएगा, तब वो कक्षा का जो शिक्षण होगा वो ज़्यादा प्रभावी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सृजनात्मकता की विशेषता है। पहला है मौलिकता, दूसरा है लचीलापन, तीसरा है प्रवाहशीलता। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें से सही आंसर आपको कौन सा लग रहा है बताइए। यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, सृजनात्मकता मतलब होता है आपका क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी की विशेषता क्या है, कैसे बच्चा क्रिएटिविटी आपको दिखाई देगा कि वो क्रिएटिव है। ठीक है, तो मौलिकता, लचीलापन उसमें होगा, प्रवाहशीलता होगा, और तो ये सारे गुण अगर उसके में होगा तो वो क्रिएटिव होगा, बच्चा क्रिएटिव होगा।
ठीक है। सृजनात्मकता की विशेषता ही होती है आपकी मौलिकता, लचीलापन और प्रभावशीलता, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा तीनों। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती है। ऑप्शन ए है अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, तीसरा है स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन तीनों सही है। यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिए सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं कौन सी है इसमें, तो ये सभी है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है। सामान्यतः पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? B.N. झा ने कहा है, स्किनर ने कहा है, डेविस ने कहा है या वुडवर्थ ने कहा है? बताइए इसका सही आंसर क्या लग रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर है आपका स्किनर। स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर ने कहा है। तो इसमें कोई चीज़ बताने वाली नहीं, ये एक डेफिनेशन है, उसको किसने कहा है। काफ़ी फैक्ट वाले क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो ये सारे डेफिनेशन भी आपको याद रखने होंगे कि कौन सा कोट, कौन सी लाइन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? ए है 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में? तो बताइए हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानना शुरू कर देता है? तो इसका सही उत्तर है 5 वर्ष में। 5 वर्ष का जो स्टूडेंट होगा वो हिंदी के अक्षरों को पहचानना शुरू कर देता है। छोटे छोटे अक्षर जो होते हैं जैसे आम, अमरूद, केला, सेब, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे अक्षर जो होते हैं 5 वर्ष की उम्र में बच्चा उसे पढ़ने लगता है, उसे पहचानने लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एलेक्सिया क्या है? ठीक है, पहला पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एलेक्सिया, ये डिसऑर्डर है, ठीक है। तो डिसऑर्डर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, काफ़ी सारे डिसऑर्डर हैं। मैं अगला वीडियो उस पर ला दूँगी, आप देख लीजिएगा कौन कौन से डिसऑर्डर है और वो किससे किससे संबंधित है। तो बताइए एलेक्सिया किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है पढ़ने की अक्षमता को हम एलेक्सिया कहते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ नहीं पाता है, जो बालक पढ़ नहीं पाता है, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? एलेक्सिया। पियाजे की औपचारिकता संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो ये क्वेश्चन भी आपके फैक्ट के क्वेश्चन है। अगर जिन पियाजे का आपने सिद्धांत पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आराम से आप दे सकते हैं। ये सारी अवस्थाएं हैं जिन पियाजे की। तो औपचारिकता संक्रियात्मक कौन सी आयु में आता है बताइए? तो इसका सही उत्तर है डी, 11 से 15 वर्ष में बालक जो है अनौपचारिक रूप से सोचने समझने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाती है। जिन पियाजे का आपने सिद्धांत नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल पर इसका वीडियो अपलोड है, आप डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल में मैंने CGP का जो प्लेलिस्ट बनाया है उसमें जाके आप देख सकते हैं। मैंने डिटेल में बताया है इनके सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 150 डेज़, 280 डेज़, 390 या 460? बताइए गर्भ में बालक को विकसित होने में, पूर्ण रूप से विकसित होने में कितने दिन लग जाते हैं लगभग? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है 280 डेज़। सही उत्तर है 280 डेज़, यानी 280 दिन बालक को पूर्ण रूप से विकसित होने में लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि पहला, इससे उनका ज्ञान बढ़े, उनका कौशल बढ़े, उन्हें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। विद्यार्थियों को दिए जाने वाला परामर्श क्या होता है? उनको जो हम सुझाव देते हैं, उनको किसी समस्या को हल करने के लिए जो परामर्श दिया जाता है, उनको सुझाव दिया जाता है, उसे हम परामर्श कहते हैं। तो परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता किस लिए होती है? उन्हें आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए उन्हें परामर्श दिया जाता है बच्चों को, ठीक है। परामर्श वह पद्धति है जिसके द्वारा किसी समस्या का शोध करके
उसका हल निकाला जाता है। ठीक है, समस्या का हल निकालने के लिए आपको परामर्श दिया जाता है। आगे बढ़ने वाली बाधाओं को आसानी से पार कर लेते हैं। बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है। उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है, अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं को जब पढ़ाना पड़ता है तो उसे बहुग्रेड अध्यापन कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल में जो टीचर्स की कमी जब हो जाती है तो 1 और 2 क्लास के बच्चों को एक ही में मिला के उनको पढ़ा दिया जाता है, और 3, 4 को एक में मिला देते हैं, 5th को अलग कर देते हैं, या फिर 4th, 5th को एक में मिला देते हैं, 1, 2, 3rd को एक में मिला देते हैं। तो उसी को हम कहते हैं बहुग्रेड अध्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शिक्षकों की भूमिका है, पहला ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्र को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रिया अधिगम सृजन करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या लग रहा है आपको? तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहे हैं कि शिक्षक की भूमिका क्या है, ज्ञान का संप्रेषण करना, ज्ञान को एक दूसरे तक पहुँचाना, कम्युनिकेशन करना। शिक्षक और बच्चों के बीच ज्ञान का संप्रेषण किया जाता है और छात्रों को अनुशासन में रखा जाता है। शिक्षा तभी प्रभावशाली बनेगी आपकी, और छात्र केंद्रित क्रिया होगी तभी शिक्षा जो है वो आपकी प्रभावी बनेगी। अंतःक्रिया करके बच्चों को सिखाया जाता है, उनका सृजन किया जाता है। शिक्षक जो होता है अपनी भूमिका निभाता है, बच्चों को सृजन बनाता है, उनका ज्ञान का संप्रेषण करता है, उनकी समस्याओं को हल करता है, छात्र के जिज्ञासा को शांत करता है, उनके मन में जितने भी सवाल उठते हैं उनका समाधान करता है, उनके उत्तर देता है। तो शिक्षक की भूमिका यही है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण करना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन करना चाहिए, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण करना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। यहाँ पे देखिए कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण किया जाएगा, तो पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो कक्षा कक्ष में जो पाठ्य पुस्तक द्वारा पढ़ाना, एक प्रभावशाली बालक की आप क्या मदद कर सकते हैं? उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे अधिक पुस्तकें देकर, उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? देखिए, उस पर जब हम अधिक ध्यान देंगे तो प्रभावशाली बालक की आप मदद कैसे करेंगे? उस पर अधिक ध्यान देके, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। उस पर अधिक ध्यान देंगे तभी उसकी आप मदद कर पाएंगे। आप उस पर ध्यान देंगे तभी तो उसकी समस्याओं का हल होगा, वो सृजन बनेगा, उस क्रिएटिविटी आएगी उसके अंदर, जो भी उसके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं उसके जिज्ञासाओं को शांत करेंगे, तभी जाके वो प्रभावशाली बालक बनेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। यहाँ पे चैनल पे मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उसके कुछ सैंपल मैंने यहाँ पे डाले हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इन सारे वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट वैकेंसी के लिए या फिर लेटेस्ट एग्जाम जितने हैं उसकी तैयारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, लवली की पाठशाला नाम से चैनल है, तो आप जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर दें। आने वाले जितने भी वीडियो होंगे और जो भी क्लास में लूँगी उसकी PDF वहाँ पे भेज दूँगी, तो आप उससे भी जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।